Okay students, let's discuss another topic, air pollution. तो एयर पोल्यूशन क्या है, देखिए जनरली इनिशियल क्लासेस में हम पढ़ते हैं पोल्यूशन के बारे में, इसके वेरियस टाइप्स के बारे में। अब हम वन बाय वन सभी एयर पोल्यूशन के जो कॉजेज हैं, एयर पोल्यूशन क्या है, क्या क्या इसका इफेक्ट्स हो सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, देखिए एयर पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स और हार्मफुल गैसेस इन द एयर beyond normal level which causes harmful effects on the living organism. It means that अगर एयर में कुछ harmful foreign particles हैं या कुछ gases हैं, उनकी concentration normal level से ज़्यादा exceed हो जाए, ज़्यादा increase हो जाए, जो human health को या फिर किसी living organism की health को directly affect करे, तो उस condition को हम कहते हैं air pollution. It means that we can say that the presence of undesirable harmful substances. कि अगर अनडिजायरेबल हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में प्रेजेंट है तो वो कंडीशन एयर पोल्यूशन की है। ठीक है, तो कौन कौन से उसके कॉजेज हैं, देखिए एयर पोल्यूशन के दो मेजर कॉजेज हैं। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेज, ठीक है, दूसरा है मैन मेड कॉजेज। ठीक है, नेचुरल कॉजेज नेचुरली होंगे, जैसे फॉरेस्ट फायर है, जो नेचुरली फॉरेस्ट फायर है वो मेन रीजन है बिहाइंड एयर पोल्यूशन के। ठीक है, सभी ने ऑस्ट्रेलियन बुश फायर के बारे में भी सुना होगा रिसेंटली 19 में। ठीक है, फिर उसके बाद अमेजोन जो फायर हुई थी, तो ये सभी रीजन है जो एयर पोल्यूशन के लिए मेजर रिस्पॉन्सिबल कॉजेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड वन इज डस्ट स्टॉर्म्स, जो डस्ट के स्टॉर्म्स हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, एशेस फ्रॉम वोल्केनोस, अगर वोल्केनो जो नेचुरली इरप्ट होते हैं तो कुछ हार्मफुल वेरियस हार्मफुल गैसेस को वो एयर में इमिट करते हैं, जो नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी एंड अदर डिसऑर्डर को कॉज करता है। ठीक है, सेम एज पोलन ग्रेन्स आल्सो। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जनरली बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो अगर जनरली हम इन्हें इनहेल कर लें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में चोक हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे फर्दर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, तो ये सभी नेचुरल कॉजेज हैं। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मैन मेड कॉजेज, जिसके लिए मैन एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है इन कॉजेज के लिए। तो कौन कौन से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल, ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कॉज है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर वुड को बर्न किया जाए, फॉसिल फ्यूल को अगर बर्न किया जाए तो इससे क्या है कि हार्मफुल गैसेज जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इमिट होती है, जो एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट वन इज व्हीकल्स रिलीज मैनी पॉइजनस गैसेस लाइक मीथेन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिलीज होते हैं जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। सिमिलरली एक्सेसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन से उस एरिया की जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन से उस एरिया की या फिर कहें तो पूरे अर्थ के जो लोग हैं उनकी लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन हम कहें या फिर इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रीजन है एयर पोल्यूशन के लिए, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर लेती हैं या फिर उसकी कंसंट्रेशन को लोअर डाउन करने में, मिनिमाइज करने में प्लांट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर इन्हीं का इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग होगी, अगर इन्हीं को कट किया जाएगा तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को रिड्यूस करेगा, सो इट विल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। वी विल डिस्कस लेटर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये एक डायरेक्ट इफेक्ट है मैन मेड का जो एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स होंगे, देखिए डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इफ इनहेल्ड विद एयर कॉजेस ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड लंग डिजीज। अगर ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो वोल्केनो से इरप्ट होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स हैं, सैंडस्टॉर्म से इमिट होते हैं, तो ये सभी ब्रोंकाइटिस वगैरह कॉज कर सकते हैं, जो एक मेजर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा विंटर्स में बहुत कॉमन है स्मोक की कंडीशंस। ठीक है, देखने को मिलता है जब विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, तो ये स्मोक ही होता है, जो स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन है। तो क्या है, देखिए ये क्या इफेक्ट करता है बॉडी पे, ये रेस्पिरेटरी डिजीज प्रॉब्लम कॉज करेगा और हमारी हेल्थ और प्लांट
प्लांट की हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एसिड रेन, ठीक है। वी ऑल नो कि एसिड रेन जनरली कब होती है, जब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन मिक्स हो जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। ये जनरली कहाँ से रिलीज होते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, और जनरली थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स इन गैसेस को रिलीज करते हैं, और जब ये गैसेस एयर में जाने के बाद वाटर के साथ कंबाइन होती हैं तो ये एसिड बनाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, यहाँ पे ये सल्फ्यूरस एसिड है, ठीक है। और यही एसिड फर्दर फिर रेन के साथ जब अर्थ पे फॉल होगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एसिड रेन, जो एक रिस्पॉन्सिबल कॉज है बिहाइंड जो ताजमहल पे जो और जितने भी हमारे अदर मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें जो उनका जो कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। सॉइल की जो हमारा पीएच, सॉइल का जो पीएच चेंज हो रहा है जिससे क्रॉप डायरेक्टली इफेक्ट होती है, तो उसके भी पीछे एसिड रेन है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ जितनी भी है वो उनके लिए थ्रेट क्रिएट हो रहा है ड्यू टू एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं वो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है। ये वाटर के साथ मिक्स होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाती हैं, और यही एसिड अगर रेन के साथ अर्थ में फॉल हो तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन, ठीक है। तो बहुत हार्मफुल है, ठीक है, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स को, सॉइल को, प्लांट्स की लाइफ को, एक्वेटिक लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनकम्प्लीट कंबशन से रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन से रिलीज होगी, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नोजिया, हेडेक, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, एंड रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। वी ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक इंपॉर्टेंट गैस है जो ग्रीन हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। एज वी ऑल नो हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके लेटर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बॉडी के डिफरेंट शेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर कोई भी पर्सन, हेल्थी पर्सन इसके कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर देगा, जिससे पर्सन पैरालाइज हो सकता है या फिर उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, लेटर ड्यू टू लेस ऑक्सीजन उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मोर डेंजरस है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो और राइट, और जो रिलीज कब होती है, जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। नाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, CFC कहते हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, एयर कंडीशनर, क्लीनिंग सॉल्वेंट है, इसमें यूज होती है। और CFC रिएक्ट विद UV रेज एंड कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। CFC हमें पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो ये गैसेस हैं ये जनरली ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ठीक है। इसी पे UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी चल रहे हैं जो लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं लार्ज मासेस में, जिससे लोग इनका यूज कम करें, CFC वगैरह का इमिशन कम हो, जिससे जो प्रोटेक्टिव शील्ड है ओजोन लेयर है वो डैमेज ना हो। What are the indicators of the air pollution, right? तो these are some common effects जो एयर पोल्यूशन से होंगे, जिससे प्लांट्स, एनिमल और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो डेंजर में पड़ सकता है, खतरे में पड़ सकता है। तो अब कुछ तो इंडिकेटर होंगे जो हमें एयर पोल्यूशन के बारे में बताते हैं, उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। What are the various indicators of air pollution? The first one and the important one is lichens. Lichens are considered as bio-indicator of air pollution, ठीक है। ये bio-indicator कहते हैं एयर पोल्यूशन का। और lichens होते क्या है, lichens एक symbiotic association है एल्गी और फंगी का। symbiotic association एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिटेड होंगे, नो वन विल हार्म, किसी को भी नुकसान नहीं होगा, तो उस एसोसिएशन को हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो एल्गी जो लिकेन्स है ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी प्लस फंगी का, और इन्हें हम कहते हैं बायो इंडिकेटर, ठीक है, या पोल्यूशन इंडिकेटर। क्यों कहते हैं, क्योंकि दे आर हाईली सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन एयर। अगर सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन एयर में है तो ये काफी सेंसिटिव होते हैं और उस प्लेस पे ग्रो नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं मेट्रोपॉलिटन सिटी की लाइक दिल्ली, मुंबई,
कानपुर, कोलकाता, सो ऑन। तो ये सभी जो सिटीज़ हैं वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो पोल्यूटेड है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो उन एरियाज़ में आपको लिकेन्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी हिल स्टेशन की लाइक दार्जिलिंग वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे ये नेचुरली ग्रो होते हैं और ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे पोल्यूशन कम है। लेकिन आपने देखा होगा जब ये ट्रीज के ब्रांचेस में, ठीक है, एंड जनरली रॉक पे भी दिख जाते हैं मोस्टली ये, ठीक है, वॉल पे भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये लिकेन्स होते हैं जो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं और जिन्हें हम कहते हैं कि ये बायो इंडिकेटर हैं पोल्यूशंस की, ठीक है। ओके, तो ये तो था पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक, वाटर, जिसे हम कहते हैं अ वंडर लिक्विड, ठीक है। अब हम इसकी पोल्यूशन को डिस्कस करते हैं, वाटर क्या है, वाटर के पोल्यूशन को कैसे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वाटर को हम वंडर लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि वाटर एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक वाइटल नेसेसिटी है सभी ऑर्गेनिज्म की कि वो अलाइव रहें और वाटर उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं एक इनिशियल लेवल की एक सेल की, तो एक सेल का प्रोटोप्लाज्म भी वाटर से बना है। हमारा पूरा शरीर मोर देन 70% वाटर इसमें प्रेजेंट है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो 75% वर्ल्ड में वाटर है, ठीक है। तो एक इनिशियल सेल से लेकर एक लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वाटर से बने हैं और वाटर हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, ठीक है। विदाउट वाटर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हम कहें कि वाटर इज इंडिस्पेंसिबल फॉर आवर बॉडी और आवर लाइफ, ठीक है। तो क्या क्या रिसोर्सेज हैं अवेलेबल फॉर यूज। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन टू फॉर्म्स, फर्स्ट सरफेस वाटर एंड सेकंड वन इज अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है, देखिए, द वाटर रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उन्हें हम कहते हैं सरफेस वाटर रिसोर्सेज। सो इजी, ठीक है। जैसे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में रेन वाटर, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स और पॉन्ड, ये फ्रेश वाटर है। अगर बात की जाए सॉल्टी वाटर रिसोर्सेज की, सॉल्टी वाटर जो सरफेस में मौजूद है, सी है, ओशंस हैं, लेक्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अगर बात करें अंडरग्राउंड वाटर की, मतलब ऐसा वाटर जो क्या है अंडरग्राउंड है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो जनरली क्या होता है, जब रेन होता है, बारिश होती है, तो जो रेन वाटर है वो पर्कुलेट हो जाता है इनटू द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन सॉइल पार्टिकल। जो भी सॉइल पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस होता है तो उससे पर्कुलेट होके मूव होके वो नीचे किसी एरिया में अक्यूमुलेट हो जाता है वाटर में, उसी को हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो जनरली जो फिर हम इसको वेल्स के थ्रू, कुएं के द्वारा और स्प्रिंग्स हैं उनसे हम इनको ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। रिसेंट जो सिनेरियो है वो ये कहता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। तो जनरली हमारे लैक ऑफ अवेयरनेस से या फिर हम कहें ओवर कंजम्पशन से, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर के जो रिसोर्सेज है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, जो फ्यूचर में एक अलार्मिंग मैसेज है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है, कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, या इनका मैनेजमेंट किया जाए। नाउ लेट्स डिस्कस वाटर पोल्यूशन कि वाटर पोल्यूशन क्या है। देखिए, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो वाटर पोल्यूशन लाइक बिल्कुल सेम एयर पोल्यूशन की तरह है, मतलब an undesirable change in the physical, biological or chemical qualities of water that make it unfit for the use of living organism, तो उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन। मतलब कुछ भी ऐसी कंडीशन हो जाए, कुछ भी ऐसा अनडिजायरेबल सब्सटेंस उसमें ऐड हो जाए जिससे वो अनफिट हो जाए हमारे यूज के लिए, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट हो सकता है। तो लेट्स डिस्कस सम वेरियस सोर्सेज बिहाइंड वाटर पोल्यूशंस। Let's discuss the first one is water get polluted through natural and man-made sources. Exactly, man-made और natural sources से ये pollute होता है। The natural causes of water pollution are soil erosion, ठीक है, soil erosion है जिससे soil mix हो जाएगी तो उससे water pollute होगा। Leaching of minerals from the rock से जो minerals हैं वो leach होंगे अगर water में, तो इससे भी water pollute होगा। Decaying of organic matter, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है अगर वो डिके हो रही है तो इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन आल्सो। एंड सरफेस रन ऑफ मिक्स्ड विद फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, जो अगर सरफेस किसी लैंड में कोई पेस्टिसाइड्स हैं, कोई फंगीसाइड है, अगर वाटर के साथ मिक्स हो जाए इट आल्सो पोल्यूट वाटर। तो ये सभी नेचुरल सोर्सेज हैं। लेट्स डिस्कस सम मैन-मेड कॉजेज बिहाइंड वाटर पोल्यूशंस। द फर्स्ट वन इज सीवेज। सीवेज का मतलब है कि हाउस होल्ड वेस्ट,
ठीक है। जो भी हाउस होल्ड वेस्ट है अगर वो विदाउट ट्रीट किए अगर हम किसी वाटर बॉडी में उसको डिस्चार्ज करें तो इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। जो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वाटर पोल्यूशन के लिए कि हमारे जो मेजर रिवर्स हैं या हमारे पॉन्ड्स हैं उनमें डायरेक्टली हाउस होल्ड वेस्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है जो बिना ट्रीट किए, ठीक है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी में वेस्ट वाटर प्लांट होते हैं या फिर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट होता है लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं होता कि इनको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। वो डायरेक्टली किसी रिवर में, जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली में डायरेक्टली सारा का सारा वेस्ट यमुना में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो वो सीवेज वेस्ट है जो मेजर रीजन है बिहाइंड वाटर पोल्यूशन के। इंडस्ट्रियल एफिलिएट्स सेम एज इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो भी बिना ट्रीट किए जनरली किसी पॉन्ड में या रिवर में डिस्चार्ज कर लिया जाता है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले एरिया की तो इंडिया में कानपुर जो है, कानपुर में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। स्पेशली लेदर की इंडस्ट्री है तो वो सब के सब अपना सारा वेस्ट गंगा रिवर में डिपॉजिट कर लेते हैं जिससे वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो कुछ कॉमन से एग्जाम्पल हैं हमारे आसपास जो बताते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। नाउ एग्रीकल्चरल वेस्ट जो भी है, जो भी प्लांट का लेफ्ट ओवर है, स्ट्रॉ है, ठीक है, जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है लेफ्ट ओवर है वो डायरेक्टली किसी वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है या फिर हम कहें कि लेफ्ट ओवर फंगीसाइड, पेस्टिसाइड जो भी हैं वो हम वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर लेते हैं जिससे वो वाटर पॉल्यूट तो हो ही जाता है, उसके साथ में उसमें रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनकी भी लाइफ थ्रेट में हो जाती है। उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे कैसे होती है। इसके साथ में हैवी मेटल्स जनरली थर्मल पावर प्लांट से हैं, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी अपना वेस्ट जो है डायरेक्टली वाटर बॉडीज में अगर इमिट करें इट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। सो हियर वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट रीजन, इंपॉर्टेंट कॉजेज बिहाइंड वाटर पॉल्यूशन। सम ऑफ देम आर नेचुरल एंड सम ऑफ देम आर मैन मेड। Okay, now let's discuss what are the effects of water pollution. That one is most important कि इफेक्ट क्या है वाटर पोल्यूशन का। पोल्यूशन तो हो गया, हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए वाटर पोल्यूशन क्रिएट्स सेवरल लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स ऑन द लिविंग लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स होंगे। सेवरल वाटर बॉर्न डिजीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू पॉल्यूटेड वाटर। एग्जैक्टली प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था डिजीज के बारे में, ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल में। तो हमने डिस्कस किया था कि देयर आर वेरियस डिजीज जो वाटर बॉर्न डिजीज है लाइक कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी, ठीक है, जॉन्डिस आल्सो, ठीक है, तो हेपेटाइटिस, तो ये जनरली वाटर से स्प्रेड होती है। तो वाटर बॉर्न डिजीज है जो गंदे पानी से स्प्रेड होती है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से डिजीज है, टाइफाइड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, डिसेंट्री, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री। तो ये सभी कॉमन से डिजीज हैं जो पॉल्यूटेड वाटर ड्रेन करने से होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से मेजर इफेक्ट है, देखिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है एड सेवरल टॉक्सिक केमिकल इनटू वाटर बॉडीज एंड कॉज सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर मर्करी वाटर में प्रेजेंट हो तो उससे एक डिजीज हो जाती है मिनीमाता डिजीज जो जनरली जापान और एशियन कॉन्टिनेंट में बहुत कॉमन है, ठीक है, क्योंकि एशियन कॉन्टिनेंट में जो कंट्रीज हैं इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो वो सभी अपना इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करती हैं। तो अगर उसमें मर्करी ज़्यादा है तो उससे एक डिजीज हो जाती है मिनीमाता डिजीज। सिमिलरली अगर कैडमियम हो तो इटाई डिजीज, ये कॉमनली बहुत कॉमन है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर मर्करी, ठीक है, मर्करी से कौन सी डिजीज होती है, मिनीमाता, कैडमियम से इटाई डिजीज होती है और एल्यूमिनियम से ऑस्टियोमलेशिया डिजीज होती है जो डायरेक्टली हमारे बोन्स को, टीथ को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेसिव मेटल के यूज से होगा अगर वाटर में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम बात करें पेस्टिसाइड की तो पेस्टिसाइड जनरली एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होते हैं जो हमने चैप्टर में पढ़ा भी है, ठीक है, क्रॉप को पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, इट मींस दैट ये डिकम्पोज नहीं होते। अगर यही पेस्टिसाइड सॉइल से डायरेक्टली किसी पॉन्ड में या फिर वाटर बॉडी में एंटर हो जाए तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर वाटर बॉडीज में इन केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसी कंडीशन को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो बायोमैग्निफिकेशन एक कंडीशन है जब ये पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड जो भी ये फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं, अगर ये किसी भी ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है फूड चेन में अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक फूड चेन की बात करूँ, सिंपल सी
तो यहाँ पे प्रोड्यूसर होंगे पहले में, फिर कंज्यूमर होते हैं और फिर क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि हर एक फूड चेन में जो इन कंसंट्रेशन, इन केमिकल्स की जो कंसंट्रेशन वो इंक्रीज होते रहेगी, हर एक फूड चेन में पास होगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉन्ड है, पॉन्ड में कुछ फिश है, ठीक है, तो फिश को अगर मैन कंज्यूम करेगा तो इन और उस फिश में जनरली ये पेस्टिसाइड केमिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एग्जैक्टली होगा यही कि फिश की बॉडी में केमिकल्स होंगे, और अगर कोई ह्यूमन बीइंग इस फिश को कंज्यूम करता है तो डायरेक्टली वो उसकी बॉडी में एंटर होंगे। तो हाईएस्ट कंसंट्रेशन इनकी कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, जनरली ह्यूमंस या फिर लास्ट कंज्यूमर में। तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, जब इनकी इन केमिकल्स का किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अक्यूमुलेशन हो जाए या फिर वो एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ऑफ वाटर इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करें, जैसे पेस्टिसाइड है, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कोई फंगीसाइड है, तो उससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज भी करना होता है। तो इससे क्या होता है कि इस डिकम्पोजिशन से कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, और माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ने से वो माइक्रोब्स बहुत ज्यादा नंबर्स में ग्रो करने शुरू कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो माइक्रोब ग्रो होंगे तो एज वी ऑल नो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की जरूरत है सर्वाइवल के लिए, तो उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो इसलिए उस पर्टिकुलर पॉन्ड में या फिर उस पर्टिकुलर एक्वेटिक बॉडी में, वाटर बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। उसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिससे जो डीप में रहने वाले, डीप सी में या डीप उस वाटर बॉडी के डेप्थ में रहने वाले एनिमल्स हैं, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, जिससे उनकी लेटर डेथ भी हो सकती है, और जनरली होती है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जो जनरली इंक्रीज होगी कब, जब ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन होगा किसी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में। नाउ द लास्ट वन इज यूट्रोफिकेशन। क्या है, देखिए यूट्रोफिकेशन का मतलब है इज द इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी बाय केमिकल न्यूट्रिएंट, कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, स्पेशली फॉस्फेट एंड नाइट्रेट जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं फर्टिलाइजर के। सच न्यूट्रिएंट रिच वाटर बिकम द होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एल्गी, ठीक है, एग्जैक्टली। जनरली ये जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है ये होम है बहुत सी एल्गी का, ठीक है, और बहुत जल्दी एल्गी ग्रो होती है उस वाटर में जिसमें फॉस्फेट या फिर नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं, जो मतलब फर्टिलाइजर, मेन फर्टिलाइजर है, ठीक है। Why? As it utilize the nutrient present in water and grow very fast, as I told you, बहुत rapidly grow होती है। Such an excessive growth of algae in water body is termed as algal bloom, और उसी कंडीशन को हम कहते हैं algal bloom, जब एल्गी बहुत रैपिडली ग्रो होनी शुरू हो जाए। क्यों? अगर जब वाटर में फॉस्फेट और नाइट्रेट प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को एल्गल ब्लूम कहते हैं। एंड द एल्गी में यूज अप ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, एग्जैक्टली एज आई टोल्ड यू इस टॉपिक में कि एल्गी सभी पूरा का पूरा वाटर, पूरा का पूरा ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, एंड विच मे लीड टू द डेथ ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वाटर। Why? Due to increase of biological oxygen demand. Biological oxygen demand बढ़ने से जो higher organism है उनकी death हो सकती है। तो these are some important effects of water pollution, industrial effluents, industrial waste, pesticide, biological oxygen demand, and eutrophication. I hope you all have understood.